बात तो इंतखाबी निशान की है। इलेक्शन कमीशन को दाद देनी चाहिए कि उसे सिर्फ एक पार्टी का इंट्रा पार्टी इंतखाब नजर आया, बाकी पार्टियों के इंट्रा पार्टी इंतखाबात ऐन जमहूरी तकाज़ों के मुताबिक थे। बहरहाल पीटीआई को एक नई मश्क में डाला गया और मजबूरन उसे भी कागजी तकाज़ों को पूरा करने के लिए एक नया चेयरमैन मुंतखब करना पड़ा। ये वाली मश्क भी इलेक्शन कमीशन में चैलेंज हुई और अब तक इलेक्शन कमीशन के सामने इस सिलसिले में कार्रवाई जारी है और अगली तारीख दिसंबर की 12 तारीख है। देखते हैं फैसला क्या होता है। गो तब तक पीटीआई वसवसों का शिकार रहेगी। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं कि हमारे जैसे नीम पढ़े लिखे माहौल में इंतखाबी निशान बड़ी अहमियत रखता है और उसे ही देख कर बेशतर आबादी मोहर लगाती है। नून लीग का शेर ना रहे, पीपल पार्टी का तीर ना रहे, आधे इलेक्शन का जोर तो चला गया। यही दलील पीटीआई पर भी सादिक आती है। बल्ला उसकी पहचान है, बल्ला नहीं रहता तो जाहिर है फर्क पड़ेगा। हर कौमी असम्बली के हलके में तकरीबन 2 सूबाई नशिस्तें होती हैं, यानी हर हलके में हर पार्टी जो इंतखाबी मैदान में कदम रखती है का 3 का पैनल बनता है। ऊपर एक कौमी उम्मीदवार और नीचे 2 सूबाई उम्मीदवार। शेर पर मोहरें लगानी हो तो ऊपर नीचे लगती हैं, तीर पर लगानी हो तो यही कैफियत रहती है। जब इंतखाबी निशान को तत्तर बत्तर कर दिया जाए तो कन्फ्यूजन लाजमन पैदा होती है। एक जमात को आप इंतखाबी निशान से महरूम कर दें तो उसके उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में उतरे भी तो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे, और अगर निशान से महरूम जमात एक हलके में पैनल बनाती भी है तो ऊपर वाले उम्मीदवार का निशान कुछ और होगा और नीचे वालों का कोई और। कन्फ्यूजन तो फिर पैदा हो गई और शायद मकसद भी यही है कि जिस जमात को महदूद करना है उसकी सीटें महदूद ही रहें। ये भी सबको मालूम है कि इंतखाबात के लिए मैदान जो सज रहा है उसमें एक अदद फेवरेट जमात है और एक जमात है जिसके रास्ते मसदूद करना मकसूद है। जिस जमात के लिए आसानियां पैदा की जा रही हैं उसका इंतखाबी निशान शेर तो रहेगा, बल्ले को कहीं गुम कर दिया गया तो जाहिर है फ़ायदा शेर का होगा। पर क्या कहें, अगले बेवकूफ़ तो नहीं, आला पाई के मनसूबा साज हैं और ऐसी हुनरमंदियों के माहिर। हम जैसे जो बेवकूफ़ ठहरे अब तक समझ रहे थे कि ज़ेरे अताब जमात को बल्ले से कैसे महरूम किया जाएगा। कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन हमारे यहाँ कुछ भी हो सकता है और कोई भी हुनरमंदी दिखाई जा सकती है। बहरहाल बेहतर होगा कि 12 तारीख का इंतज़ार कर लिया जाए, फिर देखते हैं कौन सा बगल बजता है और नई सूरत हाल पर क्या पैदा होती है। इतना अलबत्ता आया है कि ज़ेरे अताब पार्टी के लिए किसी भी किस्म की आसानियां पैदा न की जाएंगी। तमाम आसानियां तो औरों के लिए मुख्तस हैं। ज़ेरे अताब जमात की भी दाद बनती है कि तमाम मुश्किलात के बावजूद मंजर आम से गायब नहीं हुई, मौजूद है। मौसमी परिंदे उसके इधर उधर उड़ गए होंगे लेकिन उसका वोटर अपनी जगह कायम है और यही तो प्रॉब्लम है, नहीं तो इस जमात के लिए इतनी मुश्किलात पैदा न की जाती। ऐसे खेल इस मुल्क में नए नहीं, पहले भी होते रहे हैं, लेकिन उनसे हासिल क्या हुआ। जब इतनी तकदो की जाए कि किसी जमात को फेवरेट बनाना है और किसी को नीचे करना है तो कोई ये तो कह सके कि ऐसी फनकारियों से कौम का ये फ़ायदा या भला हुआ। लेकिन हालत हमारी देखें, अच्छे भले मुल्क को तबाही के दहाने पर ले आए हैं। न बंगालियों को बर्दाश्त कर सके, न जमहूरियत हमें रास आई। अब तो हर तजर्बे के हम माहिर हो चुके हैं, तमाम नुस्खे यहाँ पर आजमाए गए। अयूब खान को इस कौम ने भुगता, फिर यहया खान को, ज़ियाउल हक की पारसाई के मज़े भी कौम चख चुकी है, मुशर्रफ की रोशन ख्याली भी। जो सियासी लोग आए या जिनको लाया गया उन्होंने भी कोई कसर न छोड़ी। देख लें सियासत में आकर क्या क्या मज़े उन्होंने लूटे। जाती उम्रा वाले एक इत्तफाक फाउंड्री के मालिक थे, अब उनके असासे गिनने बैठें तो गिनती करने वाला थक जाए। सिंध के हुक्मरानों ने भी कोई कमी न की, ठेके पर एक सिनेमा चलाते थे, अब दौलत का फैलाव इतना हो चुका है कि किसी इहाते में नहीं आता। कल परसों ही सिंध के साबिक चीफ मिनिस्टर लियाकत जतोई फरमा रहे थे कि जिनका जिक्र हो रहा है कुछ ही ज़मीन के मालिक थे, लेकिन आज हज़ारों एकड़ और मुतअद्दिद शुगर मिलों के मालिक हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उसका ख़ानदान बड़े ज़मींदार थे। हम सुना करते थे कि भुट्टो साहब की ज़ाती मलकियत 35,000 एकड़ है, लेकिन मुआवजा करें तो साबिक सिनेमा चलाने वालों के साथ दौलत के लिहाज से भुट्टो साहब कहीं पीछे रह जाते हैं। 1983 में जब शाहनवाज भुट्टो की लाश लड़काना लाई गई, मुझे भी वहां जाने का इत्तफाक हुआ। अल मुर्तज़ा जो लड़काना में भुट्टो साहब का आबाई घर है, उसके गेट के अंदर कदम रखे, एक तरफ एक रूसी ट्रैक्टर खड़ा था और ये बात ये कहने के लिए कर रहा हूं कि अल मुर्तज़ा कोई महल नहीं था, एक बड़े ज़मींदार का घर था।
لیکن آج تو بات ہی کچھ اور ہے۔ یہ بھٹو صاحب کا مقبرہ جو بنایا گیا ہے، اتنا بڑا احاطہ ہے، اتنی لمبی دیواریں کہ انسان یہ پوچھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس سب کے لیے پیسہ کہاں سے آیا۔ بھٹو صاحب کے پاس جو تھا وہ انہیں ورثے میں ملا تھا۔ 70 اور 71 کلفٹن کے بنگلے اور لڑکانہ میں زمینیں سب ورثے کی ملکیت تھیں۔ بھٹو صاحب کا کوئی پلاٹ اسلام آباد یا لاہور میں نہیں تھا، اور یہ کمال کی بات ہے کہ انسان ایوب خان کی کابینہ کا اہم وزیر ہو، اس کی آنکھوں کے سامنے اسلام آباد کی بنیادیں رکھی جا رہی ہوں اور وہ ایک قطعہ زمین بھی نئے دارالحکومت میں حاصل نہ کرے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ان کا تختہ الٹا گیا اور ضیاء حکومت نے لاکھ چھان بین کی کوشش کی لیکن کرپشن کی ایک نشانی بھی نہ ملی۔ ایک سے زائد وائٹ پیپر چھپے لیکن کرپشن کی کوئی داستان سامنے نہ آئی۔ لیکن جو کہنے کو سیاسی لیڈر بعد میں آئے، ان کے کرتب دیکھ کر اش اش کرنا پڑتا ہے۔ کیا ان کی دوربین نظریں اور کیا مضبوط ہاتھ کے ہر چیز سمیٹتے ہی گئے اور پھر بھی جی نہ بھرا، اور یہی تمنا رہی کہ جو کچھ ہے کافی نہیں، اس سے بہت زیادہ ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ ان کرم فرماؤں سے جان نہیں چھوٹ رہی۔ آج کے پاکستان کی بیشتر آبادی پیدا نہیں ہوئی تھی جب یہ دو خاندان جن کی بات ہو رہی ہے اقتدار میں آنا شروع ہوئے۔ جو نہ پیدا ہوئے تھے بالغ ہو گئے ہیں، لیکن ان دو خاندانوں کی حاکمیت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اور ہمارے ملک کو بھی دیکھیے، 22-24 کروڑ کی آبادی ہو چکی ہے لیکن کوئی نئے چہرے سامنے نہیں آ رہے۔ جنہوں نے سامنے آنے کی کوشش کی، قوم کی امنگیں آرزوئیں ان کے گرد گھومنے تو لگیں، لیکن ان کا وجود بہتوں کو راس نہ آیا، اور آج جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے سامنے ہے، دیکھ ہی سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں۔ تو پھر انتخابی نشانوں پر کیا رویا جائے؟ قسمت ہی ہماری کچھ ایسی لگتی ہے۔ اچھا بھلا ملک تھا، اس کے ساتھ کیا ہم نے کر دیا۔ میری عمر کے لوگوں کو ضیاء الحق سے پہلے کا پاکستان یاد ہے، وہی پاکستان رہتا اور نظر بد اس کو نہ لگتی، لیکن شاید ہمارے نصیب ہی ایسے تھے۔ اچھی بلی صورت مسخ ہوتی گئی اور آج تو یہ صورتحال ہے کہ بس ایک ہی قدر رہ گئی ہے، مال بناؤ اور بناتے رہو، ملک بھاڑ میں جائے۔ بہرحال کچھ انتظار کرنا پڑے گا تاکہ آنے والے انتخابات کا پورا نقشہ تو سامنے آئے، پھر جی بھر کر رو لیں گے۔